हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये जो सेशन चल रहा है एमटीएस का, एक सेशन में हमने आपको बिल्कुल बेसिक से एवरेज निकालना स्टार्ट कराया था, एवरेज निकालना सिखाया था। आज हम एवरेज का दूसरा लेक्चर देखेंगे। दूसरे लेक्चर में ये भी आपको पता चलने वाला है कि कैसे हम फर्स्ट लेक्चर से कनेक्ट करते हैं दूसरे लेक्चर को, है ना। मतलब ना बहुत अप लेवल के सवाल आपके एग्जाम में आने हैं, ना ही बहुत डाउन लेवल के सवाल आने हैं। यानी कि जैसा कि जीडी में आप अभी एग्जाम उनका देख रहे होगे, तो जीडी से थोड़ा सा ये लेवल अप है, क्योंकि आप ये बात जानते हो दोनों की दोनों ही चीजें। मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि दोनों की दोनों ही चीजें, यानी चाहे आप अगर जीडी की बात करो या आप चाहे एमटीएस की बात करो, ये दोनों की दोनों ही चीजें 10 प्लस का मतलब सिर्फ 10th पे है, ठीक है। मतलब अगर आपने 10वीं पास करी है तो 10वीं पे आप ये दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि सीएचएसएल की, सीएचएसएल, तो सीएचएल ये है 10+2, आपको ये बात पता होगा। और सीजीएल, तो सीजीएल है ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पे, ये आप सभी को पता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि यहां तो क्वेश्चन का लेवल जीरो से, मैं जीरो तो कहूंगा नहीं, क्योंकि जीरो से मैं कह सकता हूं अगर मुझे 10 तक अगर किसी पैमाने पे मतलब इन सभी को अगर डिनोट करना हो तो मैं करूंगा क्या, मैं ये बोलूंगा कि ये 5 क्या ये 4 था। पता है समझ में? अगर सीजीएल की मैथमेटिक्स अगर 10 है तो ये 4 है, बस इतना समझ लो। अगर ये 4 है तो ये 5 और 6 के बीच में है, ये 5 और 6 के बीच में, बस इतना समझ लो। और ये वाला तो ये 7 और 8 के बीच में। मतलब यूं होता है कुल मिला के, या 7-8 भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, या आप 7-8.5 कर लो, 8.5 कर लो। पता ही समझ में, ये चीजें होती हैं एक्चुअली में। तो अभी आपने जीडी के बहुत ढेर सारे लेक्चर हमारे साथ देखे हुए हैं, बहुत सारा आपने अनुभव किया हुआ है। हमें आज अब एमटीएस स्टार्ट करने का अगर मौका मिल रहा है तो हम, ऐसा थोड़ी है कि हम सीएचएसएल लेवल के सवाल कर लें, हम सीजीएल लेवल के सवाल कर लें। हाँ, ऐसा भी होता है कि ये जो जीडी का छोड़ दो, एमटीएस के जो सवाल होते हैं कभी कभी सीजीएल के पेपरों में आ जाते हैं, कभी कभी ये एमटीएस के सवाल कभी कभी सीएचएसएल के पेपरों में आ जाते हैं, रिपीट हो जाता है सवाल, ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सीएचएसएल का सवाल आप एमटीएस में पूछ दो या सीजीएल का सवाल आप एमटीएस में पूछ दो, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी ऐसा होगा, ठीक है। तो हम बहुत बड़े लेवल पे नहीं जाएंगे, हम उन छोटे छोटे सवालों को मतलब विद इन 30 सेकेंड, क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी, आई मीन आपका जो स्पीड है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? यहां से स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन कोट के साथ। ज्ञान आपके दिमाग का खुराक है, इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने दिमाग को अच्छे से अच्छा ज्ञान प्रतिदिन दें। देखो, एक ना, मैं थोड़ा सा, अब बायोलॉजी तो मैंने पढ़ी नहीं है, बायोलॉजी मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ी है। एक साइंटिस्ट थे शायद लेमार्क नाम था उनका, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था ना, उन्होंने कहा था कि जिस अंग का इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा करते हो ना, वो डेवलप होने लगता है। तो मैं ये कहता हूं, उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया था कि जिराफ ने अपने आई मीन जो उसकी गर्दन होती है उसको ज्यादा यूज किया था, उसकी गर्दन क्या हुई, फिर इसके बाद लंबी होनी शुरू होगी। तो सेम उसी तरह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर अपने दिमाग का आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तो ये भी विकसित होना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आई मीन इसमें स्टोर करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता, ये और ज्यादा होने लगेगी। और मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि भगवान एक ही दिमाग सबको देके भेजता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत पढ़ाई में अच्छा होता है तो भगवान उसके साथ, है ना, कुछ अलग प्रोसीजर उसके साथ है, और जो जिसका दिमाग डल है उसके साथ कुछ अलग प्रोसीजर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही दिमाग है। आप अगर यूज कर रहे हो तो बिल्कुल वो विकसित है, और आप हर चीज सोच समझ पा रहे हैं, हर चीज पे तर्क कर पा रहे हैं, तो वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वो दिमाग आपका विकसित है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपका दिमाग विकसित नहीं है, आप इसलिए डल हैं। तो जरूरत यह है कि आप अपने सवालों का, अपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, और मैथमेटिक्स से ज्यादा इस्तेमाल करने का और कहीं आपको मतलब कोई चीज दिखाई ही नहीं पड़ेगी जहां से आप अपने दिमाग को और डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मैथमेटिक्स वो चीज है जो आपके सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो इंप्रूव करा देती है, ठीक है। जैसे ये सवाल है, तो इस सवाल में सोचना बड़ा जरूरी है। कह रहा है कि 3 एवरेज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिर्फ सोचने मात्र से ही सवाल का सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे यहां लिखा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी संख्या की आधी,
ये आपका सवाल है, कह रहा है कि यदि उन तीनों का औसत 56 है, एवरेज 56 है, तो वे क्रमागत संख्याएं कौन सी है? तो वे क्रमागत संख्याएं कौन सी है, ये आपका सवाल है। आपसे कह रहा है कि वो एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लो। आपने कहा कि भाई सवाल अगर कोई ऐसे हो, मैंने कहा कि 3 नंबर्स अगर ये हो, ये पहला दूसरा तीसरा, ये ऐसे करके हो, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दोगुनी, तो भैया दूसरी की तो दोगुनी है ये। अगर ये 1 है तो दूसरी की जस्ट दोगुनी ही होगी। नेक्स्ट आपसे ये कह रहा है तीसरी की आधी है भाई, बात आई समझ में? तो पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और तीसरी की आधी है, तो तीसरी की आधी का मतलब क्या है दोस्त? फिर ये 4 हो जाए, तब तो ये आधी होगी। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है कि तीसरी की आधी 2 होता है, आई मीन 4 का आधा 2 होता है। अब अगर हम इनका एवरेज निकालने का प्रयास करें, मैं ये बोलूं कि इनके मल्टीपल में x x x कर दो, तो इनका जब एवरेज निकालेंगे तो आप एवरेज का मतलब जानते हो कि सभी का योग बटा जितने नंबर हैं उतने। कह रहे भाई साहब ये दिया हुआ है, ये 56 के ये दिया हुआ, ये सवाल ने दे दिया। 4 3 7 आपको दिख रहा है बटा 3, है ना, दैट इज इक्वल टू 56 के 7 बटे 56 8 हो गया। तो x की जो वैल्यू आई वो आई आती है 24 के। बताइए समझ में, x की वैल्यू आती है 24 के। आपसे ये पूछा है कि वो क्रमागत संख्याएं बतानी है आपको, तो क्रमागत पहली बात तो संख्याएं है नहीं। b की वैल्यू 24 की है, देखो यहां रहा 24 और यहां पे 24, तो ये दोनों कॉमन हो गए। a वाला कितना होगा सर? 2x होगा, यानी कि x की वैल्यू 24, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है? 48। तो आप ये भी मार सकते हो। और लास्ट वाला कितना होगा? 96 होगा। ये तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई डाउट तो है नहीं, पर ऐसे सवाल को आप करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि ये सवाल और भी तेजी से हो जाए, और भी तेजी से, तो करना सिर्फ इतना है आपको, बहुत ध्यान से ये चीज देखना भाई। हमें ये पता है कि a 2x होगा, ये 1 होगा, ये इतना होगा, है ना, सिंपल सी बात है। आप एक काम कर लो, सिंपल सा मैं बता रहा हूं आपसे, सिंपल सा। आप एक काम कर लो, अपना इन नंबरों का आप HCF ले लो। अगर आप और चाहते हो और तेजी से आप आंसर निकालना चाहते हो, तो इन नंबरों का HCF ले लो, फटक से HCF लो, फिर मैं बताता हूं। नंबरों का HCF लेना बहुत आसान है। ये हो गया 24 के, आपको पता है ये हो जाएगा 2, और यहां हो गया 2 हो गया, और यहां से, ठीक है। तो या तो 24 आपका HCF है, या तो 72 का कोई मल्टीपल होगा, 24 का कोई मल्टीपल होगा। आपको सीधा दिख रहा है 24 ही मेरा HCF है। अगर 24 ही HCF है तो एक काम करो, यहां पे भी एक कोई कॉमन नंबर था, समझ रहे हैं, और उसी कॉमन नंबर को हम HCF बोलते हैं। अगर मैंने HCF निकाला, अब अगर ये इस अनुपात में नंबर मिल गए, तो इसका मतलब जो हमने ऑप्शन लिया वो बिल्कुल करेक्ट लिया। ऑप्शन से भी हो सकता है। तो आप देखो 24 दूना 48 अनुपाते, 24 एकम 24 अनुपाते, और 24 चौका 96। दोस्त देखो मेरे पास वही अनुपात आ रहा है जो यहां पे है, और आ रहा है, तो ये आंसर मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ये हो गया आपका आई मीन ऑप्शन के हिसाब से। अभी अगला सवाल है, इस अगले सवाल को देखो। कह रहा है कि 8 क्रमिक संख्याएं दी गई हैं, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है। दोस्त 8 दी गई संख्याओं का योगफल क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर कभी भी क्रमिक संख्याएं दी जाती हैं तो वो x होगा, x+1 होगा, x+2 होगा, x+3 होगा। अगर सपोज करो मेरे पास नंबर ऑफ जो टर्म है वो सम है, मतलब इवन नंबर है, यानी कि 4 क्रमागत मेरे पास संख्या है, और क्रमागत का मतलब ये होता है कि इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस होगा वो समान समान होगा, 1 1 1। ये 2 2 2 भी हो सकता है, ये 3 3 3 भी हो सकता है, ये 4 4 4 भी हो सकता है, मतलब कॉमन डिफरेंस समान समान होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि मेरे दोस्त ये जो नंबर होगा वो क्रमागत नंबर होगा। बताइए समझ में? तो अगर क्रमागत संख्याओं का आपको एवरेज चाहिए तो क्या करेंगे आप, ये बताओ मुझे। अगर क्रमागत संख्याओं का एवरेज चाहिए तो ढेर सारे तरीके हैं। तरीके ये हैं कि आप बीच से इस नंबर को ऐसे डिवाइड कर लो, बीच से मतलब 2 इधर 2 इधर। एवरेज चाहिए तो आप पहले और लास्ट वाले का भी सम करके बाई
बाई 2 कर दीजिए, एवरेज निकल जाएगा। या आप बीच वाले दोनों नंबरों को भी सम करके बाई 2 कर दीजिए तो भी एवरेज निकल जाएगा। आप कह रहे सर और अगर बड़ा नंबर हो, सपोज करो और बड़ा अगर नंबर हो, और बड़ा अगर नंबर हो, यानी अगर x + 4 हो, ठीक है, x + 5 हो, तो क्या होगा? तो भी आपको बीच से ही बांटना पड़ेगा। इस वाले और इस वाले नंबर का सम करो, बाई 2 करो, एवरेज है। इस वाले इस नंबर का सम करो, बाई 2 करो, एवरेज है। इस वाले और इस वाले नंबर का सम करो और बाई 2 करो, एवरेज है आपका। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन अगर वहीं अगर दो संख्याएं, आई मीन ये नंबर ऑफ टर्म विषम हो जाता है। विषम का मतलब क्या होता है भाई? विषम का मतलब होता है कि ये वाला एक गायब, ठीक है, ये वाला एक टर्म गायब। समझ रहे हैं? तो आपको ये खींचने की जरूरत नहीं पड़ती। करते क्या आप एक इधर से काटेंगे, एक इधर से कट जाएगा, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से कट जाएगा, तो बचा क्या भाई? बचा मेरे दोस्त ये वाला नंबर। तो यही आपका एवरेज होता है। बात आ गई समझ में? ये क्रमागत संख्याओं की बात होती है। जब नंबर ऑफ टर्म इवन हो तो क्या करते हैं? बीच से डिवाइड कर देंगे। और अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हो तो हम क्या करते हैं? तो फिर वो हटाने वाला काम करते रहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल है, तो 8 क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? x + 2, x + 3, x + 4, x + 5, x + 6, x + 7, ये नंबर है। मैंने कहा था ना कि आप बीच से बांट दो, तो ये 3, ये 4, ये बीच से बांट दो। अब मैंने कहा ना कि इनको दोनों को जोड़ोगे, बाई 2 करोगे तो भी वही एवरेज आएगा। इनको करोगे तो भी वही, इनको करोगे तो भी वही, इनको करोगे तो भी वही का। बात है समझ में? आपसे कह रहा है कि मध्य में आने वाली दो संख्याओं का औसत क्या है? 6। तो भैया मध्य में यही दो संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा? सर आपको पता ही है 2x + 7 बाई 2, ये इनका एवरेज है। तो एवरेज दिया है 6 के। आप चाहो तो ऐसे काट सकते हो। x की जो वैल्यू आएगी वो 7/2 का मतलब 3.5 हुआ, यानी कि 6 - 3.5, तो ये हो गया 2.4 के। नंबर आ गया 2.4 के, 2.4 के। तो आपसे ये बोल रहा है ना, ये आपसे ये बोल रहा है कि सभी संख्याओं का योग बताओ कितना होगा। सभी संख्याओं का योग, आठों की आठों संख्याओं का योग क्या होगा, ये इसने पूछा है। तो योग का तो आप जानते हैं कि औसत अगर आपको पता हो तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है मेरे दोस्त कि एवरेज गुणा नंबर। यही तो योग का फॉर्मूला होता है, एवरेज गुणा नंबर। तो नंबर में ये है कितने, मुझे ये बता दो। सर ये 8 है। कितने सर? ये 8 है। तो मैंने कहा था ना औसत कितना है सर? 6। तो एवरेज है दोस्त 6 और नंबर में कितने हैं? 8। तो इसका मतलब जो हमारा योग निकलेगा कितना निकलेगा? 6 × 8 = 48। बताइए समझ में? ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल है। ठीक है, देखो कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, तदनुसार यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है तो औसत क्या होगा? यहां ना इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट में लिख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों? क्योंकि मैं यहां से एक चीज बताने वाला हूं। सपोज ये करो, सपोज इतना करना है कि मैंने कहा मेरे भाई ये रहा 5, ये रहा 10, ये रहा 15, ये रहा 20 और ये रहा 25। ठीक है, तो मैं पूछूं कि औसत बताओ क्या है। तो मैंने आपसे कहा था अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो सिंपल सी बात है कि यहां से इसको हटाओगे, एक इसको हटा दोगे, एक इसको हटाओगे, एक इसको हटाओगे, मतलब कुल मिला के बीच वाला जो नंबर आएगा ये मेरा एवरेज आएगा। ठीक है, ये चीज। अब मैंने आपसे एक चीज और कह दिया, सुनो,
मैंने कहा इस वाले नंबर में मैं 5 प्लस कर दे रहा हूं, इस वाले नंबर में भी मैं 5 प्लस कर दे रहा हूं, इस वाले नंबर में भी मैं 5 प्लस कर दे रहा हूं, इस वाले नंबर में भी मैं 5 प्लस कर दे रहा हूं, इस वाले नंबर में मैं 5 प्लस कर दे रहा हूं। तो अगर 5 प्लस प्लस किया तो ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया दोस्त 25, ये हो गया 30। तो अब बताओ औसत क्या होगा दोस्त? अभी जैसे ये बीच वाला नंबर औसत था ना, अब ये नंबर औसत हो जाएगा। मतलब यहां जो मेरा एवरेज था वो था 15, और यहां जो एवरेज आया वो आया 20। पता है समझ में? तो एवरेज में आपने कितना बढ़ा दिया सर? प्लस का 5। यानी कि मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जब आप यहां 5 5 5 5 ऐड करते हो तो एवरेज में भी वही काम हो जाता है, 5 ऐड हो जाता है। और अगर कहीं हम यहां पे 5 माइनस करते, 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 तो मेरे दोस्त यहां भी 5 माइनस हो जाता। तो इस हिसाब से अब जो मेरा एवरेज आता वो 10 आता। ठीक है, डन। चलिए यहां आइए, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 10 संख्याएं हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। औसत कितना भाई? 30 है। औसत कितना? 30 है। औसत कितना? 30 है। कहता सभी में 5 जोड़ा, सभी में 5 जोड़ा तो औसत में भी 5 जोड़ देंगे, है ना भाई? तो नया औसत क्या होगा? 35, है ना? नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट सवाल देखो। कह रहा 5 संख्याओं में पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं का 2 गुना है। मस्त सवाल एकदम। ऐसे सवाल देखने को बहुत कम ही मिलते हैं। 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्या का औसत 5वीं का 2 गुना है। 5वीं का 2 गुना, ठीक है। कह रहा है कि यदि 5 संख्याओं का औसत मेरे दोस्त कितना है? 27 है। अगर 5 संख्याओं का औसत 27 है तो जरा बात ध्यान से सुनिएगा। 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 2 गुना। तो अगर मैं बोलूं कि ये 4 संख्याओं का जो एवरेज होगा और 1 का जो एवरेज होगा, तो सपोज करो अगर 1 को मैंने फिफ्थ को मैंने 1 मान लिया, तो सिंपल सी बात है, फिर ये वाला जो नंबर होगा वो जस्ट इसका डबल होगा। अब ये समझना, ये एवरेज है आपका। तो एवरेज है, तो अगर मैं बोलूं 4 संख्याओं का योग क्या होगा, तो आपको पता है कि एवरेज में मैं जस्ट नंबर से गुणा कर दूंगा, यानी नंबर है हमारे पास 4, तो अब इनका जो सम आया वो 8 आया। डन है? यानी 4 संख्याओं का योग 1 है और 5वीं संख्या क्या है? 1 है। डन है? क्लियर है? सुनो, अगर मैं यहां पे x ले लूं, क्योंकि ये दोनों रेशियो में थे अभी थोड़ी देर पहले, तो अभी भी रेशियो में रहेंगे। अगर मैं यहां पे x लूंगा तो ये भी x होगा। है ना भाई? यानी अगर मैं बोलूं कि 5 संख्याओं का योग यहां से क्या निकलेगा, तो सिंपल सी बात है सर, यहां पे 9x निकलेगा। 5 संख्याओं का योग 9x निकलेगा। और मैं बोलूं कि यहां से 5 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा? सर 5 संख्याओं का औसत ये है, तो 5 संख्याओं का योग कितना होता है? मेरे दोस्तों आपको अच्छी तरह ये पता है कि योग बराबर होता है नंबर गुणा औसत। नंबर है 5, औसत है कितना? 27। तो 9 तिया 27, 3। तो x की वैल्यू यहां से निकलती है 15 के बराबर। x की वैल्यू निकलती है 15 के बराबर। और x की वैल्यू अगर 15 के बराबर है, तो आप जानते हो कि लास्ट वाली संख्या है क्या? x ही तो है, यानी कि 15 सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ये अगला सवाल है। अगला सवाल देखो, 6 संख्याओं में पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। कह रहा है कि अंतिम संख्या 36 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। बात आ रही समझ में? एक बार ध्यान से सवाल को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो सवाल को। ठीक है, बढ़िया सवाल है, अच्छी तरह से इसको जरा देखना, देखने के बाद करने का प्रयास करना। पहली 5 का औसत वहां है, अंतिम 5 का औसत यहां है, अंतिम संख्या कह रहा है 36 है, तो पहली संख्या क्या होगी? ठीक है मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। मैंने कहा आपके पास 5 संख्याएं A, B, C और D, ये 5 संख्याएं हैं, सॉरी E, ये 5 संख्याएं हैं आपके पास, और 6वीं संख्या आप F मान लो। तो ये 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो इनका योग कितना मिलेगा? सर आपको पता है कि योग बराबर होता है नंबर गुणा औसत। नंबर में ये 5 है, औसत है 20, यानी कि इनका योग निकलेगा 100 के। सेम वही चीज, लेकिन अब हम अंतिम 5 लेंगे, यानी यहां से लेके अंतिम 5, तो B प्लस C प्लस D प्लस E और प्लस लास्ट वाला, इनका सम कितना मिलेगा? सर आपको पता है सम वही करेंगे, औसत में आप नंबर का गुणा, तो 120 हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को घटा लेता हूं, तो घटाऊंगा माइनस 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 माइनस,
ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, तो ए माइनस एफ दैट इज इक्वल टू यहां से तो माइनस का 20। आप एफ माइनस ही कर लो, एफ माइनस ही कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, है ना भाई? एफ माइनस से करने में प्लस का 20 होगा। अब जरा सवाल देखो, अगर अंतिम संख्या 36 है भाई, अंतिम संख्या 36 है तो सिंपल सी बात है कि लास्ट वाला ये एफ इज इक्वल टू कितना है सर? 36। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू कितनी हो दोस्त? 16। ए की वैल्यू 16 होगी, क्योंकि ए की 16 होगी तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20। ठीक है जी। नेक्स्ट, 7 संख्याओं का औसत मेरे दोस्तों 48 है। यदि उनमें एक संख्या और जोड़ दी जाती है तो औसत कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। कहता तदनुसार जोड़ी की संख्या बताओ। सर मैं इस सवाल को कई तरीके से बता सकता हूं। 7 संख्याओं का जो औसत है मेरे दोस्तों वो 8 है, तो इनका सम कितना बनेगा? 7/56 के, है ना? एक संख्या और जोड़ दी जाती है भाई साहब, मैंने कहा कि एक संख्या x जोड़ दी गई इसमें, ठीक है चलो, तो अब इनका सम कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। कह रहा है लेकिन ऐसा हुआ कि औसत 9 हो गया, तो मेरे दो संख्याएं मेरे पास 7 थी, एक और जुड़ी तो संख्या कितनी होगी? 8, और औसत कितना हो गया? 9। तो 9 8 भाई 72, समझ रहे हैं? 9 8 72। सुनिए मेरी बात, अब ये भी 9 संख्याओं का सम है, ये भी 9 संख्याओं का सम है, दोनों को जोड़ोगे, या आप सिंपल सी बात बताओ कि यहां पे x की वैल्यू में क्या रखूं कि वो संख्या कि मतलब योग इनका 72 हो जाए, तो संख्या क्या रखनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है सर, ये 16 रख दो, और क्या है ना, 16 रखोगे। ये तो हो गया पहला सवाल, पहला तरीका, हालांकि सबसे आसान तरीका यही था। मैंने कहा कि 7 संख्याएं हैं तो संख्याओं का अनुपात यहां लिख दो। कितनी जोड़ी जा रही है भाई? एक जोड़ी जा रही है। 7 संख्याएं यहां, एक संख्या जोड़ी जा रही है, कुल मिला के कितने जा रहे हैं? 8 संख्याएं, ठीक है। 7 संख्याओं का जो औसत होगा वो यहां लिखो 8। एक संख्या हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, तो यहां पे लिखो आप क्वेश्चन मार्क, और इन दोनों का मतलब टोटल का औसत कितना है? तो 9 है, तो यहां लिख दो, ठीक है। अब यहां से आप एलिगेशन ले सकते हो, तो एलिगेशन लिया तो यहां पे 1 आया, और यहां पे अगर मैंने एलिगेशन लिया तो यहां पे मुझे नहीं पता क्या आएगा, बट इतना समझो कि 1 अनुपात बराबर 1 के है, तो 7 बराबर सर 7 के ही होगा, यानी इन दोनों का डिफरेंस मुझे 7 ही मिलना है। अगर 7 मिलना है तो सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? तो सिंपल सी बात है भाई, 9 7 16 होना चाहिए। आप चाहो तो यहां पे 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तभी भी 7 ही होगा। तो पता कैसे करें कि 2 और 16 होगा? तो एक सिंपल से ट्रिक है, ट्रिक ये है कि यहां पे जो नंबर होगा एक से बड़ा होता है, दूसरे वाले से छोटा होता है, तो इस वाले से ये बड़ा है तो इस वाले से डेफिनेटली छोटा होगा, इसलिए ये वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, तो 2 नहीं हो सकता, 16 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आगे कह रहा है कि सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, 11 पारियों का एक निश्चित औसत है मेरे दोस्त। चलो भैया 11 पारी हो गई, इसका निश्चित औसत हमें नहीं पता क्या है। कहता 12वीं पारी में इसने मेरे दोस्त, 12वीं पारी का मतलब वो एक ही पारी है, इसमें इसने 120 रन बना दिए। कहता बनाकर औसत में 5 की वृद्धि कर ली। अगर मेरे भाई मैंने यहां पे x रखा होता तो आप समझ रहे हो कि यहां x + 5 होता, फिर ठीक है, x + 5 होता, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर एलिगेशन लेता तो मेरे दोस्त यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक आऊंगा, यहां से यहां तक आऊंगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस आएगा 5 के, तो 1 बराबर 5 के मेरे दोस्त, तो 11 बराबर किसके सर? 11 बराबर 55 के, 11 बराबर 55 के होना चाहिए। और एक बात और समझना, अब आपको समझ में आ रहा ना कि ये वाला नंबर इससे तो बड़ा है, क्यों बड़ा है? क्योंकि ये x है और ये x + 5 है, तो ये तो बड़ा है, इसका मतलब इस वाले से ये नंबर छोटा होगा। बात है समझ में? इस वाले से नंबर ये छोटा होगा, यानी आप समझना मेरी बात ध्यान से कि अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 120 में से मैं ये x + 5 अगर घटा लूं तो दोनों का डिफरेंस मुझे 55 मिलेगा, हाँ या ना? ये हो गया 115 के माइनस के x के, दैट इज इक्वल टू 55 के, तो 55 होगा 55 और 50 105 के, x की वैल्यू 60 हो जाएगी, x की वैल्यू 60 हो गई। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? अगले पे चले, ठीक। अगला सवाल है, ये कह रहा है आपसे 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो मेरे भाई 5 संख्याएं हैं, यहां पे नंबर कितने भाई? तो आप बोलेगे सर नंबर तो हमारे पास 5,
आपको ये भी पता है कि अगर नंबर मेरे पास 5 होता है, अगर नंबर मेरे पास 5 होता है तो उन पांचों का सम कितना मिलेगा? तो ये भी आप जानते हो, 5 गुणा 27 के, तो 7 पच्चे 35 के 5, 5 दूना 10, 3 13, यानी 135। क्यों भाई, क्लियर है? ये 5 संख्याओं का सम निकलेगा। कह रहा उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है। भाई सब मुझे नहीं पता अभी कौन सी संख्या निकाली जाती है, मैंने कहा ये निकाल दिया मैंने। कह रहा औसत में 2 की कमी आ गई। भाई औसत में 2 की कमी का मतलब क्या हो गया? औसत तो 25 हो गया, और संख्याएं कितनी होगी सर? 4 होगी, है ना? तो 2500 का 100। तो एक बात सिंपल सी है कि ये भी 4 ही संख्याओं का सम है और ये भी 4 संख्याओं का सम है। ये 4 का क्यों है? क्योंकि एक जो संख्या जा रही है उसको मैंने निकाल दिया इसमें से। तो इन दोनों को आप सम करोगे आएगा 35, तो x की वैल्यू 35 वैसे ही दिख रही है ना भाई? क्लियर है ना? नेक्स्ट है 50 संख्याओं का औसत मेरे भाई कितना है? 38 है। 50 संख्याओं का औसत ये है। यदि दो संख्याएं यदि दो संख्याएं 45, क्या भाई? ये 45 है, ठीक है, और ये 55 है। इनको हटा दिया जाता है तो शेष का औसत क्या होगा? तो भाई पहली चीज तो ये है, इन दोनों को आप जोड़ लो तो 1900 आएगा, है ना? दिख रहा है ना 1900, क्योंकि यहां 2 निकाला तो 1900 सीधे आ रहा है। कहता 45 55 हटा दो। 45 55 हटाने का सीधा सीधा मतलब है कि आप 100 ही हटा रहे हो, तो ये बचा 1800। भाई 1800 तो मेरे पास बचा है, लेकिन संख्याएं कितनी बची हैं सर? 48 बची हैं। यानी 18 संख्याएं 1800 48 संख्याओं में अगर डिवाइड करेंगे तो औसत क्या बचेगा? तो आप बताओ, 6 8 48, किससे काटे? 16 3 48, 16 भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 300, 6 8 48, 8 से काटो, 8 3 24, है ना? और बचा 6, 8 7 56, 7 और 8 5 40। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। अगले पे चले। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 11 महीने बढ़ जाती है। 11 महीने बढ़ जाती है। अच्छा भैया, उनमें से 2 खिलाड़ी 18 और 20 वर्ष के हैं, ठीक है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी ले जाते हैं। यदि खिलाड़ी का औसत उम्र बताओ, नए खिलाड़ी का औसत उम्र बताओ। तो ये चीज है सवाल में, ये चीजें हैं, ठीक है भाई। एक चीज तो हमारे सिंपल सी बात समझ में आ रही है कि खिलाड़ियों की जो औसत उम्र है ना, वो मात्र 2 महीने बढ़ रही है। यानी हमारे पास है तो 11 खिलाड़ी और औसत उम्र बढ़ रही है 2। इसका मतलब कुल उम्र में कितनी वृद्धि हो रही है? तो 11 दूना 22 महीने, 22 मंथ की वृद्धि हो जा रही है। बात आ रही समझ में? 22 मंथ की वृद्धि हो जा रही है। यानी कि ये जो नए लड़के, ये जो 2 लड़के जा रहे हैं ना, इनके स्थान पे कोई ऐसे 2 लड़के आने चाहिए जिनके उम्र में, जिनकी उम्र का अगर हम सम करें, ठीक है ना, जिनकी उम्र का हम सम करें तो इन दोनों लड़कों के सम से 22 मंथ ज्यादा होना चाहिए। बस यही तो बात है। तभी तो 11 मंथ, आई मीन 22 मंथ बढ़ रहा है। तो मेरे दोस्त, इन दोनों का जो ईयर का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 38 ईयर। ठीक है, बात आई समझ में? अच्छा एक चीज और बताओ, चलो ठीक है इतना ही रखो। तो मैं बोल रहा हूं कि अगर बाकी जो 2 आ रहे हैं उनका जो औसत होगा, इनमें से कौन हो सकता है? तो औसत छोड़ो, आप एक काम करो, उन जो 2 नए आ रहे हैं उन दोनों के आयु का सम बता दो कितना होगा, योग बता दो कितना होगा। तो आपको पता है कि 2 ही लड़के हैं, तो गुणा 2 कर दो, यहां पे गुणा 2 कर दो, यहां पे गुणा 2 कर दो, और यहां पे गुणा 2 कर दो। यहां पे आया कितना दोस्त? 19 दूना 38 साल, और 38 साल आप समझ रहे हो ना, 2 मंथ, 38 साल और 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ। तो दोस्त हमें चाहिए क्या? 38 साल में 22 मंथ चाहिए। तो इसके हिसाब से तुम्हारा दिमाग काम कर रहा होगा कि हमारे पास 22 सिर्फ यहीं आ सकते हैं और बाकी कहीं नहीं आ सकता। तो इस हिसाब से ये आपका उत्तर हो गया, है ना भाई? अगले पे चले। नेक्स्ट कह रहा है 45 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है भाई? ये रही 45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 1/9 वर्ष कम होने का क्या मतलब है मेरे दोस्त? कि 45 गुणा 1/9, 9 पचे 45, यानी कि 5 साल कम हो रही है। 5 साल कम हो रही है, 5 साल कम हो रही है।
बताइए समझ में, 5 साल कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर 5 साल कम हो रहा है तो 60 साल की जगह पे कोई 5 साल कम व्यक्ति वाला आना चाहिए, यानी 55 साल वाला आना चाहिए। तो ये तो एकदम सिंपल सिंपल सा सवाल हो गया, आपके दिमाग को मैंने खोल के रख दिया। बताइए समझ में ना। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा एक हम यहां और भी कर सकते थे, यहां पे जैसे 22 मंथ ज्यादा चाहिए तो सिंपल सी बात है कि 38 साल और 22 मंथ यहां लिख सकते थे आप ये भी कर सकते थे ऑप्शन से ना जाके। औसत चाहिए 2 का भाग दे दो, 19 दूना 38 यानी 19 ईयर प्लस 11 मंथ। आप ये भी कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नेक्स्ट, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत क्या है, n। अगली 2 संख्याएं भी मिला ली जाती हैं तो औसत 7 हो जाता है। 5 क्रमिक संख्याएं, सिंपल सी बात है, एक संख्या x होगी, अगली वाली x प्लस 1, अगली वाली x प्लस 2। तो मैंने कहा कि 2 पीछे भी ले लो, x माइनस 1, x माइनस 2, ये 2 हो गई पीछे, 5 संख्या होगी। कहता इनका औसत जो है n है, यानी x की वैल्यू n के बराबर है। ठीक है क्लियर है। कहता अगली भी 2 ले लो, अगली 2 लेने का मतलब क्या, x प्लस 3, x प्लस 4, ये भी ले लेगी अगली 2 भी। कहता 7 संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है तो 7 संख्याओं का औसत, तो मेरे दोस्त आपको पता है कि अगर ये 7 संख्याएं हैं तो इनका जो औसत होगा, अभी मैंने इसी लेक्चर में बताया है कि बीच से डिवाइड कर लो, या बीच से डिवाइड, ये इवन नंबर्स है ना, तो 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ, ये बीच वाला आपका औसत है। यानी अगर x की वैल्यू n के बराबर है तो ये हो जाएगा n प्लस 1, यानी 7 संख्याओं का औसत कितना होगा, x प्लस n। तो n से कितना ज्यादा बढ़ गया, एक ही बढ़ा है। बात आ गई ना समझ में, सिर्फ एक ही बढ़ा है। क्लियर है भाई, इतनी बात एकदम 100% क्लियर है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना। हर एक सवाल का बिल्कुल छोटे में सोल्यूशन आएगा, बट आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। एवरेज का सवाल ही सोचने के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप अच्छी तरह से अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपका दिमाग ही नहीं विकसित होगा, आपके और भी ज्यादा जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जो सिलेक्शन में और भी अच्छे अच्छे सब्जेक्ट हैं, उनमें भी आपको उसको स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी, जो क्षमता होगी, वो बढ़ेगी। आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।